हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है किसी आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके लिए हम मान लेंगे कोई अनंत लंबाई का सीधा तार है जिस पर प्लस क्यू कूलाम एक समान रूप से फैला हुआ है। इसके तार के कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे। मान लेंगे उस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। इसके लिए हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय जो है बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। ओपन पृष्ठों के लिए गॉस की प्रमेय सत्य नहीं है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, जो कि हम एक काल्पनिक बेलन मान लेंगे जो कि इस बिंदु P से होता हुआ गुजरेगा। मान लेंगे इस बिंदु P से एक काल्पनिक बेलन गुजर रहा है, जिसके निचले और उचले सिरे वृत्तीय हैं। साथ ही इस बिंदु P पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे हम, क्योंकि हम सभी जानते हैं एरिया एलिमेंट की क्षेत्रफल अवयव की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। इसे वेक्टर dA मान लेंगे तथा साथ ही ये प्लस क्यू आवेश है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बाहर की तरफ होगी, वेक्टर E। तो इस बिंदु पर एक पृष्ठ ले लेंगे, एरिया एलिमेंट ले लेंगे, क्षेत्रफल अवयव dA जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होगी और साथ ही बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बाहर की तरफ होगी। अतः इन दोनों के बीच कोण थीटा बराबर 0 अंश बनेगा। इस अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमें इस बेलन के पृष्ठ पर एक बिंदु लेकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी और साथ में इस वृत्तीय पथ पर ऊपर वाले सिरे या निचले वाले सिरे में कहीं वृत्तीय पथ पर एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे और उस पर देख लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। तो यहां पर एक क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे, इसे भी वेक्टर dA मानेंगे और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स वेक्टर dA होगी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर प्लस क्यू है, इससे बाहर की तरफ होगी। इसलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अतः अब हम इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कर सकते हैं। इनसे हम क्या करेंगे कि इसके पृष्ठ पर जितना फ्लक्स होकर गुजरेगा तथा इसके वृत्तीय पथ पर जितना फ्लक्स होकर गुजरेगा दोनों को जोड़ देंगे, जिससे हमें कुल विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला पता चल जाएगा। चूंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E तार से बाहर की तरफ है तथा क्षेत्रफल अवयव परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो इनके बीच कोण 90 अंश है। इसलिए यहां पर जो फ्लक्स होगा वो शून्य होगा। क्योंकि हम जानते हैं d phi E इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होता है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा d phi E इज इक्वल वेक्टर E डॉट वेक्टर dA से आ जाएगा EDA cos थीटा। क्योंकि थीटा इज इक्वल 90 डिग्री है और हम जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहां से गुजरने वाला फ्लक्स, वृत्तीय पथ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। अब बात आती है इस बिंदु पर थीटा 0 अंश है, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए इस तार के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा वो इसके पृष्ठ से ही होकर गुजरेगा। अतः हम इसके पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। अतः क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सो d phi इज इक्वल हो जाएगा, यहां से गुजरेगा विद्युत फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, हम लिख लेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, बिंदु P से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा इसको बिंदु Q मान लेंगे तथा प्लस कर लेंगे बिंदु Q से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को।
तो यहां भी हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। इनमें इसको थोड़ा समझ लेंगे कि ये जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है बिंदु Q पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और ये जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है बिंदु P पर होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। चूंकि इनके बीच कोण अलग अलग है, इसलिए इन दोनों को हम ऐड ना करके अलग अलग इनके कोणों के मान रखेंगे। इसलिए यहां से हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। इसको हम हल्के से डैश लगा लेते हैं चेंज करने के लिए कि ये बिंदु Q पर है। यहां पर ये हो जाएगा ई डी ए डैश कॉस थीटा। चूंकि यहां पर कोण 0 अंश है और यहां पर थीटा का मान 90 अंश है, इसलिए मान रखेंगे डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए कॉस 0 अंश, और इसका मान रखेंगे ई डी ए कॉस 90 डिग्री। चूंकि यहां पर कोण 90 अंश है, इसलिए हमने थीटा 90 अंश रखा है, और यहां पे थीटा 0 अंश है, इसलिए हमने यहां पर 0 अंश रखा है। चूंकि हम जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, ई डी ए इंटू 1, और यहां पर cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, इसलिए 0 ई डी ए को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, इसलिए यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए। अब हमें इस छोटे से अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो गया है। चूंकि यहां पर वैद्युत फ्लक्स शून्य आया है, इसलिए यहां पर कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं होगा। अतः हमें इस काल्पनिक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। इसके लिए हम इसका समाकलन कर लेंगे। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई ई होगा। तो फाई इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। डी के बाद ए है, तो ई हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कांस्टेंट है, जो कि समाकलन से बाहर हो जाएगी। तो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल ई क्लोज इंटीग्रेशन 1 डी ए, और 1 डी ए इज इक्वल ए हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल ई ए। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अतः गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, चूंकि यह गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं, यानी कि गॉस की प्रमेय का हम यूज कैसे करेंगे इसमें वो देखना होता है। तो यहां पर हमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमने इस पूरे काल्पनिक बेलन के कारण गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर ली है। साथ में गॉस की प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है उसका भी यूज करना होगा। सो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई इज इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 डाल देंगे और समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से इसमें हमने देखा फाई ई इज इक्वल ई ए है, और यहां पर फाई है, यहां पर फाई इज इक्वल ई ए ला कर रख देंगे, तो आ जाएगा ई ए इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है, इसलिए E का कोई भी मान नहीं रखेंगे, और यहां पर A का मान रखेंगे। A इस काल्पनिक बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। यहां पर हम मान लेंगे इस बेलन की लंबाई L है। साथ में हम बात कर लेंगे कि जब कोई तार में कोई आवेश प्रवाहित किया जाता है तो तार का रेखीय घनत्व जो होता है वो क्या होता है। जब किसी तार में वैद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं और उससे किसी काल्पनिक पृष्ठ द्वारा बंद करते हैं, तो काल्पनिक पृष्ठ से बंद तार की लंबाई में प्रति एकांक प्रवाहित होने वाला आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन L। चूंकि यहां तार की लंबाई जो काल्पनिक बेलन के द्वारा बंद है वो L है, इसलिए प्रति एकांक लंबाई में आवेश जो होगा वो Q बटे L होगा। यहां से हम Q इज इक्वल निकाल लेंगे, जो कि आएगा लैम्डा L। यहां पर बंद पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश Q है तथा तार की लंबाई L है, और लैम्डा जो है आवेश का रेखीय घनत्व है। साथ ही हम इस A की बात कर लेंगे,
तो A इज इक्वल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच। यहां पर बेलन की ऊंचाई h ना देकर l दी गई है, इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर एल। Q का मान लैम्डा एल यहां पे रख देंगे और A का मान 2 पाई आर एल रख देंगे। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल, Q का मान रखेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल और एल कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा E इज इक्वल 2 पाई आर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यह एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब इसे थोड़ा हम अपनी तरफ से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इसलिए यहां पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे कि यहां आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा और भाग कर देंगे। गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे 2 से गुणा और भाग कर लेंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल 1/2 2 जा 4 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन नीचे ये R लिख देंगे। तो इसलिए हम इस सूत्र को भी किसी आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कह सकते हैं, जो कि E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के पहले अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं जिसका व्यंजक हमने स्थापित करा है। साथ में अगले वीडियो में हम गॉस की प्रमेय के अगले अनुप्रयोग की बात करेंगे, जो कि अनुप्रयोग होगा एक समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।